हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि एक पॉलिटिकल थिंकर हैं अरस्तू। क्योंकि पॉलिटिकल थिंकर की बात की जाए तो अरस्तू बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरे द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया जा रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको स्वतः मिलता रहे। तो हम आज कवर करने वाले हैं अरस्तू। थोड़ा सा अरस्तू के बारे में बात कर लिया जाए तो मैं बता दूं आपको, ये वीडियो जो होगा बस आपको ऑडियो के माध्यम से सुनाया जाएगा। यानी कि आपको वीडियो को 1 से 2 बार ईयरफोन लगा के सुनना है। इसके बाद आपके देखिए 1 से 2 बार सुनेंगे तो आपको अरस्तू से संबंधित सारे भी जो फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। बस आपको 1 से 2 बार देखना है और एग्जाम में जितनी बार भी पूछे गए हैं क्वेश्चन आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो देखिए, अरस्तू की बात की जाए तो अरस्तू का जन्म जो होता है 384 ईसा पूर्व में माना जाता है। यानी कि 384 में पैदा हुए थे तो 322 में इनकी मृत्यु होती है। यानी कि लगभग 60 वर्ष ये इनका जीवन काल माना जाता है। तो अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक भी माना जाता है। चलिए अब हम ऑडियो के माध्यम से ही कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, राजनीति विज्ञान के जनक सिकंदर महान के शिक्षक तथा राजनीति शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाले अरस्तू का जन्म 384 ईसा पूर्व में एथेंस से 200 मील दूर मकदूनिया के स्टेगिरा नामक एक यूनान का उपनिवेश था। वहाँ के शासक सिकंदर महान के दादा अमितास द्वितीय के दरबार में अरस्तू के पिता जो थे निकोवैक्स राजवैद्य थे। वे सपरिवार राज दरबार में रहते थे। अरस्तू का बचपन से झुकाव जीव विज्ञान की तरफ हुआ था, अतः उसे जीव विज्ञान का जनक भी माना जाता है। अरस्तू प्रारंभ से सावयवी सिद्धांत में विश्वास करते थे। अरस्तू बचपन से ही बड़े होनहार थे। उन्हें ज्ञान का देवदूत कहा जाता था। अरस्तू को ज्ञान का देवदूत कहा जाता था। 18 वर्ष की अवस्था में वह प्लेटो की अकादमी में भर्ती हुए, जो कि यूरोप का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय माना जाता था। यद्यपि वहाँ मुख्य रूप से दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, अरस्तू की इसमें कोई रुचि नहीं थी। यानी कि दर्शन शास्त्र में अरस्तू की कोई रुचि नहीं थी। अरस्तू ने इतिहास ले लिया। यानी कि जब वो अकादमी में पहुंचा तो इतिहास विषय उसका पढ़ने का, लेकिन अकादमी का जो मुख्य विषय था वो दर्शन शास्त्र था, इसलिए उसमें रुचि नहीं थी अरस्तू को, तो उसने इतिहास पढ़ा। मेधावी छात्र होने के नाते अरस्तू प्लेटो के काफ़ी नज़दीक आ गया और प्लेटो के परम शिष्य बन गए। प्लेटो अरस्तू के अकादमी का मस्तिष्क कहा। प्लेटो ने अरस्तू को जो है अकादमी का मस्तिष्क कहा था। अरस्तू आगे चलकर इतिहास के प्रोफेसर बने। जिस समय प्लेटो अपनी अंतिम पुस्तक लाज लिख रहे थे, उस समय अरस्तू उनके काफ़ी करीब थे। जब प्लेटो लाज लिख रहे थे तब उस समय अरस्तू उनके काफ़ी करीब थे। इस पुस्तक का प्रभाव अरस्तू पर सर्वाधिक पड़ा। अरस्तू विधि का शासन, संविधानवाद, संवैधानिक सरकार के समर्थक बन गए। अरस्तू विधि का शासन, संविधानवाद और संवैधानिक सरकार के समर्थक बन गए। आगे चलकर अरस्तू ने जब अपना यथार्थवादी विचार देना प्रारंभ किया तो प्लेटो के विचारों की धज्जियां उड़ने लगी। एक दिन प्लेटो ने क्रोधित भरे शब्दों में कहा, अरस्तू उस घोड़ी के बच्चे के समान है जो अपनी माँ का दूध पी लेने के बाद उसी को लात मार देता है। प्लेटो और अरस्तू के बीच मतभेद पैदा हो गया, अतः अरस्तू ने एक अलग से अकादमी की स्थापना किया, जिसका नाम लीसियम और कहीं कहीं पे लीसियम लीजियम का नाम भी जिक्र किया जाता है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि अरस्तू के जो अकादमी का नाम था उसका क्या नाम था, लीसियम, जबकि अरस्तू के जो प्लेटो के जो अकादमी का नाम था उसका अकादमी ही कहा जाता था। अरस्तू ने आगमन पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, प्रयोजन मूलक पद्धति या स्वदेश मूलक पद्धति का प्रयोग किया। जहाँ प्लेटो ने राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में कोई अंतर नहीं किया और दार्शनिक राजनीति के जनक बने, वहीं अरस्तू पहला विचारक है जिन्होंने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक किया। अरस्तू ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक किया, जबकि प्लेटो ने राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में कोई अंतर नहीं किया था और राजनीति शास्त्र का जनक बनने का श्रेय प्राप्त किया। जब राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र को पृथक कर दिया अरस्तू ने, तो राजनीति शास्त्र का जनक बन गए अरस्तू। अरस्तू की मृत्यु 62 वर्ष की अवस्था में लगभग 322 ईसा पूर्व में हुई।
उनकी मृत्यु कितनी अवस्था में हुई? 322 ईसा पूर्व में हुई। प्लेटो और अरस्तु में असमानता व समानता क्या थी उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं कि दोनों एक ही नगर राज्य के विचारक थे, यानी कि एथेंस के दोनों लोग थे, अरस्तु और प्लेटो, और दोनों का उद्देश्य एक आदर्श राज्य की स्थापना करना था। लेकिन दोनों ने इस आदर्श राज्य की स्थापना के लिए जो साधन और पद्धतियाँ अपनाया वह अलग अलग है। जहाँ प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए आदर्शवादी तरीका अपनाया, इसलिए प्लेटो दार्शनिक राष्ट्र के जनक बने, वहीं अरस्तु ने आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए यथार्थवादी तरीका अपनाया और वह वैज्ञानिक राजनीति के जनक बने। प्लेटो की पद्धति निगमनात्मक है, जबकि अरस्तु की पद्धति आगमनात्मक होते हुए निगमन है। यानी कि प्लेटो की जो पद्धति थी वो निगमनात्मक थी, जबकि अरस्तु की जो पद्धति थी वो आगमन होते हुए निगमन है। प्लेटो एवं अरस्तु की मुख्य समानता हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या प्लेटो और अरस्तु के विचारों में क्या समानता दिखी उसको हम लोग कवर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, दोनों राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानते थे, यानी कि स्वाभाविक संस्था मतलब प्राकृतिक संस्था मानते थे। दोनों राज्य को पूर्ण एवं आत्मनिर्भर इकाई मानते थे। दोनों राज्य एवं व्यक्ति के बीच स्वाभाविक संबंध मानते थे, अर्थात राज्य संपूर्ण है, व्यक्ति उसका अंश है। स्वाभाविक का मतलब ये है कि राज्य संपूर्ण है और व्यक्ति उसका एकमात्र अंश है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दोनों कहते हैं कि व्यक्ति अपना सर्वोत्कृष्ट केवल राज्य में ही प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट कहते हैं कि दोनों राज्य को साध्य एवं व्यक्ति को साधन मानते थे। दोनों राज्य को जो है साध्य मानते थे और व्यक्ति को साधन मानते थे। राज्य पर क्या अरस्तु का विचार है इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, अरस्तु ने राज्य के वर्णन में स्व उद्देश्य मूलक पद्धति का प्रयोग किया। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है डियर कि अरस्तु ने राज्य के वर्णन में स्व उद्देश्य मूलक पद्धति का प्रयोग किया है। अरस्तु ने राज्य के लिए कायोनिया शब्द का प्रयोग किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको आप केयरफुली सुनिएगा कि अरस्तु ने राज्य के लिए कौन सा शब्द यूज किया है? कायोनिया शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है पूर्ण एवं आत्मनिर्भर इकाई। अरस्तु का प्रसिद्ध कथन है, राज्य व्यक्ति से पूर्ण है। किसने कहा? अरस्तु ने कहा। अरस्तु राज्य और व्यक्ति के बीच स्वाभाविक संबंध मानते हैं। वह राज्य को संपूर्ण और व्यक्ति को एक अंश मानते हैं और कहते हैं कि संपूर्ण के बिना अंश का कोई महत्व नहीं है। अरस्तु ने कहा कि यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण पहले है और अंश बाद में, उसी प्रकार यहाँ राज्य पहले है और व्यक्ति बाद में। अरस्तु का मानना है कि जिस प्रकार परमात्मा से अलग आत्मा की, वृक्ष से अलग बीज की, मुर्गी से अलग अंडे की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार राज्य से अलग व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। यह अरस्तु का कथन है था। फिर अरस्तु कहते हैं कि व्यक्ति अपनी आत्मनिर्भरता केवल राज्य में ही प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति राज्य के बाहर रहता है या तो वह पशु है या फिर देवता है। अरस्तु ने बहुत अच्छा कोटेशन कहा, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है कोटेशन। व्यक्ति अपनी आत्मनिर्भरता केवल राज्य में ही प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति राज्य के बाहर रहता है या तो वह पशु है या फिर वह देवता है। अरस्तु मानते हैं कि राज्य अस्तित्व में इसलिए आया है कि वह लोगों को एक बेहतर जीवन प्रदान कर सके। यहाँ अरस्तु का कथन है कि राज्य सद्जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और सद्जीवन के लिए ही अस्तित्व में बना रहेगा। राज्य सद्जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और सद्जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहेगा, अरस्तु ने कहा। अरस्तु कहते हैं कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है और मनुष्य जन्म से ही प्राकृतिक प्राणी है। चूँकि राज्य पहले से है, अतः व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वह राज्य में आता है, फलस्वरूप राजनीति करता है, अतः मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु ने राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं किया, अतः उनके अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं किया। अरस्तु ने परिवार पर क्या विचार अपना दिया उसको भी हम लोग कवर करेंगे। जहाँ प्लेटो ने शासक और सैनिक वर्ग को परिवार रखने की इजाज़त दिया था, यानी कि प्लेटो के बारे में हम लोग जो देखे थे, अगर आप मेरे प्लेटो के बारे में नहीं जानते हैं तो इससे पहले की वीडियो बनाया गया है, तो वहाँ पे आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे देख सकते हैं प्लेटो के क्या विचार थे, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्लेटो ने शासक और सैनिक वर्ग के परिवार रखने की इजाज़त नहीं दिया, वहीं अरस्तु ने परिवार के समर्थक बने।
जहाँ प्लेटो स्त्री पुरुष समानता के पक्षधर थे, वहीं अरस्तु पुरुष सत्तात्मक समाज के समर्थक थे। यानी कि अरस्तु जो थे पुरुष सत्तात्मक समाज के समर्थक थे, और अरस्तु कहते थे कि परिवार वह होता है जहाँ रहकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। अरस्तु का कथन है कि स्त्रियों का स्थान घर की चार दीवारों में है। अरस्तु का कथन है कि स्त्रियों का स्थान घर के चार दीवारी में है। अरस्तु पुनः लिखते हैं कि पुरुषों की शोभा आदेश देने में और स्त्रियों की शोभा आदेश ग्रहण करने में है। क्योंकि पुरुष सत्तात्मक समाज में विश्वास करते थे अरस्तु, इसलिए उन्होंने कहा पुरुषों की शोभा आदेश देने में और स्त्रियों की शोभा आदेश ग्रहण करने में है। अरस्तु के अनुसार एक परिवार वह होता है जिसमें पुरुष, स्त्री, बच्चे और दास होते हैं। यही बच्चे आगे चलकर एक नए परिवार को जन्म देते हैं। कई परिवार आपस में मिलकर ग्राम का और कई ग्राम आपस में मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं। यहाँ अरस्तु का कथन है कि राज्य परिवारों और ग्रामों का समूह है। अरस्तु कहते हैं राज्य परिवारों और ग्रामों का समूह है। अतः स्पष्ट है कि अरस्तु ने परिवार को राज्य की इकाई माना है और कहा है कि एक आदर्श परिवार ही आदर्श राज्य का निर्माण कर सकता है। अरस्तु फिर कहते हैं कि व्यक्ति का चारित्रिक श्रेष्ठता ही श्रेष्ठ राज्य का आधार है। अरस्तु क्या कहते हैं? व्यक्ति की चारित्रिक श्रेष्ठता ही श्रेष्ठ राज्य का आधार है। फिर अरस्तु दोबारा कहते हैं कि परिवार मानवता का प्रथम पाठशाला है। परिवार जो है मानवता का प्रथम पाठशाला है। परिवार पिंजड़ा नहीं वरन घोंसला है। ये भी अरस्तु की ही कोटेशन है। अरस्तु की निजी संपत्ति पर क्या विचार दिया, इसको भी हम लोग कवर करेंगे कि अरस्तु ने जो निजी संपत्ति पर क्या विचार दिया। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्वामित्व एवं सार्वजनिक उपभोग हो, तीन तरह के उन्होंने निजी संपत्ति के बारे में बात की है। पहला किया कि सार्वजनिक स्वामित्व हो एवं सार्वजनिक उपभोग हो। सेकंड उन्होंने बताया सार्वजनिक स्वामित्व एवं वैयक्तिक उपयोग हो। थर्ड उन्होंने बताया वैयक्तिक स्वामित्व एवं सार्वजनिक उपभोग हो। अरस्तु ने परिवार के साथ साथ निजी संपत्ति के महत्व को भी समझा। उन्होंने कहा कि संपत्ति के अभाव में व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है, क्योंकि बच्चों की शिक्षा दीक्षा और अतिथियों के सत्कार के लिए निजी संपत्ति आवश्यक है। अरस्तु ने संपत्ति के दो रूप बताए, प्राकृतिक संपत्ति और कृत्रिम संपत्ति। अब देखिए, प्राकृतिक संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसके उत्पादन में प्रकृति का योगदान होता है, जैसे खेती बाड़ी से प्राप्त संपत्ति। अरस्तु ने दासों को भी प्राकृतिक संपत्ति माना। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि अरस्तु ने दासों को प्राकृतिक संपत्ति माना है। ये क्वेश्चन बन सकता है, संपत्ति में रखा है, क्योंकि कृषि और दास को यूनानी अर्थव्यवस्था का आधार माना था। अरस्तु ने इसी प्राकृतिक संपत्ति को व्यक्तित्व के विकास में सहायक माना, लेकिन संपत्ति उतनी ही होनी चाहिए जिससे व्यक्तित्व का विकास हो सके। यहाँ अरस्तु का कथन है विषमता क्रांति को जन्म देता है। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विषमता क्रांति को जन्म देती है। ये किसने कहा? ये अरस्तु ने कहा। अब देखते हैं, कृत्रिम संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसमें संपत्ति के द्वारा ही संपत्ति कमाई जाती है, उसको हम कृत्रिम संपत्ति कहते हैं। अरस्तु इसके विरोधी थे। कृत्रिम संपत्ति के अरस्तु क्या थे? विरोधी थे। सूद लेना वित्तोपार्जन का सबसे घृणित उपाय है। उन्होंने, अरस्तु ने कहा कि सूद लेना जो है वित्तोपार्जन का सबसे घृणित उपाय है या काम है। अरस्तु ने संपत्ति के निम्नलिखित तीन रूप बताए। अभी मैंने आपको इसके पहले बताया, तीन रूप बताए, सार्वजनिक स्वामित्व एवं सार्वजनिक उपभोग करना, सार्वजनिक स्वामित्व एवं वैयक्तिक उपभोग, फिर वैयक्तिक स्वामित्व एवं सार्वजनिक उपयोग। इस थर्ड नंबर वाले को अरस्तु ने श्रेष्ठ माना है, यानी कि वैयक्तिक स्वामित्व एवं सार्वजनिक उपभोग को श्रेष्ठ बताया है। अरस्तु ने उपरोक्त में से तीसरे रूप को सर्वश्रेष्ठ माना है। अतः संपत्ति पर वैयक्तिक स्वामित्व हो, लेकिन उसका उपयोग सार्वजनिक होना चाहिए। यानी कि संपत्ति पर वैयक्तिक स्वामित्व तो होना ही चाहिए, लेकिन उस पर उसका उपभोग जो होगा वो सार्वजनिक होना चाहिए। यह गांधी जी के ट्रस्टीशिप यानी कि न्यास का सिद्धांत भी है। यही गांधी जी का न्यास का सिद्धांत था, यानी कि संपत्ति पर वैयक्तिक स्वामित्व हो और लेकिन उसका उपभोग सार्वजनिक होना चाहिए। गांधी जी का भी यही ट्रस्टीशिप सिद्धांत था। अरस्तु का दास प्रथा पर क्या विचार था, उसको भी हम लोग कवर करेंगे कि अरस्तु ने दास प्रथा पर क्या बात रखी अपनी। तो देखिए, दास प्रथा यूनानी अर्थव्यवस्था का आधार था। प्लेटो ने दास प्रथा पर मौन साध लिया। प्लेटो ने दास प्रथा पे कुछ भी नहीं बोला, लेकिन अरस्तु ने दास प्रथा पर खुलकर चर्चा किया और प्राकृतिक आधार पर दास प्रथा को उचित ठहराने का प्रयास किया। अरस्तु ने दास प्रथा को तीन आधारों पर उचित ठहराया है। अरस्तु ने जो है दास को कैसे उचित ठहराया, तीन आधारों पर हम बात कर लेते हैं।
पहला अरस्तु ने बताया कि दासता जो है प्राकृतिक है, यानी कि स्वाभाविक है। फर्स्ट बोलते हैं अरस्तु, अपने सिद्ध करते हैं दास प्रथा को, कि जो दासता है वो प्राकृतिक है और स्वाभाविक है, यानी कि प्राकृतिक बोल सकते हैं या फिर स्वाभाविक बोल सकते हैं। अर्थात कुछ लोग जन्म से बुद्धिमान व विवेकवान होते हैं और स्वामी बनने के लिए जन्म लेते हैं, तथा कुछ लोग जन्म से बुद्धिहीन व मूर्ख होते हैं, दास बनने के लिए जन्म लेते हैं। इस प्रकार अरस्तु ने दास प्रथा को जन्म जात बताया। सेकंड क्या कहते हैं, दासता स्वामी और दास दोनों के हित में है। स्वामी शासक का कार्य करता है और यदि शासकीय कार्य में अवकाश मिलता है तो वह दास की उपस्थिति में अपने समय को आराम करने, अध्ययन करने और चिंतन मनन में बिता सकता है, क्योंकि उसे घरेलू काम धंधों से मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ अरस्तु का कथन है कि जिस प्रकार बीड़ा आदि वाद्य यंत्रों के अभाव में उत्तम कोटि का संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार दासों के अभाव में स्वामी का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। वेरी मोस्ट कोटेशन है, जिस प्रकार बीड़ा आदि वाद्य यंत्रों के अभाव में उत्तम कोटि का संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार दासों के अभाव में स्वामी का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। अरस्तु कहते हैं कि दासता दास के हित में भी है। क्या कहते हैं, थर्ड कहते हैं कि दासता जो है दास के हित में भी है, क्योंकि यह मूर्ख दास बुद्धिमान स्वामी के संपर्क में रहेगा तो इनके भी बुद्धि का विकास हो जाएगा और वे अपने कर्तव्यों का पालन करना सीख जाएंगे। फिर अरस्तु कहते हैं कि जिस प्रकार माता पिता के अभाव में शिशुओं का विकास नहीं हो सकता, उसी प्रकार स्वामी के अभाव में दासों के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। दासता सामाजिक हित में भी है। उन्होंने बताया कि जो दासता है वो सामाजिक हित में भी सही है, अर्थात स्वामी और दास अपने अपने दायित्वों का पालन करेंगे तो सामाजिक हित की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। फिर कहते हैं अरस्तु ने दासों का प्रयोग केवल घरेलू कामों के लिए किया है, अन्य किसी कामों में इनका उपयोग या प्रयोग नहीं किया जाएगा। अरस्तु ने दासों के प्रति मानवीयतापूर्ण व्यवहार करने की हिदायत दिया है और उन्होंने यहाँ तक कहा कि दास यदि बुद्धिमान हो जाता है तो उसे दासता से मुक्त कर देना चाहिए, लेकिन इस पर कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अरस्तु का दृष्टिकोण वैज्ञानिक था, लेकिन उसने मानव में भेद किया, इसलिए दास प्रथा के विचार पर आलोचना होती है। अरस्तु का नागरिकता पर क्या विचार है, इसको भी हम लोग देखते हैं। अरस्तु प्राचीन काल का पहला विचारक है जिसने नागरिकता पर अपना विचार दिया। अरस्तु प्राचीन काल का पहला विचारक है जिसने नागरिकता पर अपना विचार दिया। अरस्तु कहते हैं कि किसी राज्य में जन्म लेने से या फिर निवास कर लेने से कोई वहाँ का नागरिक नहीं बन जाता, बल्कि नागरिक तो वह होता है जो राजकीय और न्यायिक कार्यों में भाग लेता है। नागरिक वह होता है जो राजकीय और न्यायिक कार्यों में भाग लेता है। इसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अरस्तु के समय एथेंस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। अरस्तु और प्लेटो के समय में जो था, एथेंस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, जिसमें 90% लोग गैर नागरिक तथा 10% लोग नागरिक माने जाते थे। महिलाएं, बच्चे, दास और विदेशियों को नागरिकता प्राप्त नहीं थी। नागरिकता किनको नहीं प्राप्त थी? महिलाएं, बच्चे, दास और विदेशियों को नागरिकता प्राप्त नहीं थी। अरस्तु का न्याय पर क्या विचार था, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। अरस्तु के अनुसार न्याय सदाचार की प्राप्ति है, लेकिन पूर्ण सदाचारी और नैतिक व्यक्ति का मिलना इस जगत में संभव नहीं है, इसलिए पूर्ण न्याय संभव नहीं है। अरस्तु ने अपने न्याय को विशेष न्याय या कानूनी न्याय की संज्ञा दिया। अरस्तु ने अपने न्याय को क्या नाम दिया? विशेष न्याय या फिर कानूनी न्याय की संज्ञा दिया। अरस्तु कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित मिल जाना ही न्याय है। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है डियर, कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित भाग मिल जाना ही न्याय है। अरस्तु ने विशेष न्याय को 2 भागों में बांटा। अरस्तु ने जो अपने विशेष न्याय को 2 भागों में बांटा है। कैसे? फर्स्ट बांटा है वितरणात्मक न्याय, सेकंड बांटा है सुधारात्मक न्याय या फिर प्रतिवर्ती न्याय जिसे कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट देख लेते हैं वितरणात्मक न्याय क्या होता है। इसे आनुपातिक न्याय भी कहते हैं। वितरणात्मक न्याय को आनुपातिक न्याय भी कहते हैं। अरस्तु ने इसका संबंध जो है राज्य और व्यक्ति के बीच माना। अरस्तु का मानना है कि व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार राज्य की सेवा करता है और क्षमता के अनुसार धन देता है कर के रूप में, बदले में राज्य उसे पद, पुरस्कार और सम्मान देता है। सुधारात्मक न्याय या फिर प्रतिवर्ती न्याय के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इसका संबंध सामाजिक सुधार से है। यह व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंधों को व्यक्त करता है और इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किए गए समझौतों या संविदा को तोड़ता है तो उसके मान सम्मान या संपत्ति पर आक्रमण करता है तो राज्य उसे दंड देता है। प्लेटो और अरस्तु के न्याय में
दो अंतर होते हैं या दिखाई देते हैं। प्लेटो का न्याय विशुद्ध नैतिक है। यहाँ पे केयर करने वाली बात है फिर कि प्लेटो का न्याय जो है विशुद्ध नैतिक है, जबकि अरस्तू का न्याय कानूनी होते हुए नैतिक है। अरस्तू का न्याय कानूनी होते हुए नैतिक है, जबकि प्लेटो का न्याय विशुद्ध नैतिक है। प्लेटो का न्याय कर्तव्य मूलक है। प्लेटो का न्याय कर्तव्य मूलक है, जबकि अरस्तू का न्याय अधिकार मूलक है। वितरणात्मक न्याय का सर्वप्रथम, देखिए यहाँ पे वितरणात्मक न्याय का सर्वप्रथम प्रतिपादन अरस्तू ने किया। अब बात कर लेते हैं वितरणात्मक न्याय। यहाँ वितरण न्याय का आधार योग्यता है, यानी कि 20वीं शताब्दी में जॉन रॉल्स ने न्याय के क्षेत्र में वितरण न्याय का सिद्धांत न्याय को स्वीकृत दिया। आज वितरण न्याय को लोक कल्याणकारी राज्य की आधारशिला माना जाता है, लेकिन आज वितरण न्याय का आधार आवश्यकता है, न कि योग्यता। अब राज्य, संविधान, सरकार, शासन प्रणाली का वर्गीकरण किस तरह से इन्होंने किया, उसको भी हम लोग देखेंगे कि अरस्तु जो है पहला राजनीतिक विचारक है जिसने राज्य या शासन प्रणाली का प्रथम व्यवस्थित वैज्ञानिक वर्गीकरण किया आधुनिक काल में। ठीक है, आधुनिक काल में जो है अरस्तु पहला विचारक बना जो कि शासन प्रणाली का प्रथम व्यवस्थित वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। यही कार्य मैकियावेली ने प्राचीन काल में किया था। अरस्तु ने प्राचीन काल में किया था, लेकिन आधुनिक काल में यही कार्य मैकियावेली ने किया। आधुनिक काल में यही कार्य कौन किया? मैकियावेली ने किया। अरस्तु के अनुसार राज्य का आधार संविधान है, अतः राज्य का वर्गीकरण ही संविधान का वर्गीकरण है। राज्य की सर्वोच्चता का निवास संविधान है और राज्य के पदों का वर्गीकरण भी संविधान में किया जाता है। अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। यह देखा कि शासन प्रणाली के केवल 3 ही रूप होते हैं और यही क्रमानुसार बदलते रहते हैं। अरस्तु ने राज्य के वर्गीकरण में ऐतिहासिक पद्धति या तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। अरस्तु ने शासन प्रणाली के वर्गीकरण के लिए संख्या और आधार 2 को तय किया। संख्या और आधार। संख्या के अंतर्गत उन्होंने एक व्यक्ति, कुछ व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्तियों का शासन बताया। दूसरे आधार के अंतर्गत उन्होंने बताया कि यदि शासन का आधार जनहित है तो उसे उत्कृष्ट और शासन का आधार अपने हित में है तो उसे निकृष्ट कहा जाएगा। इस आधार पर शासन प्रणाली के 2 रूप होते हैं। तो देखिए, एक व्यक्ति का अगर शासन है तो वह उत्कृष्ट होगा, तो कब? राजतंत्र रहेगा। निकृष्ट अताताइयों का तंत्र, समान तंत्र, निरंकुश तंत्र हो जाएगा राजा। कुछ व्यक्तियों का शासन रहेगा तो कुलीन तंत्र कहला जाएगा, उत्कृष्ट। और निकृष्ट जो होगा गुटतंत्र होगा और धनतंत्र वर्ग में विभाजित होगा। और बहुत व्यक्तियों का शासन जो होगा वो मध्यम तंत्र, सांवैधानिक तंत्र, पोलिटी, या फिर निकृष्ट जो हो जाएगा प्रजातंत्र या भीड़ तंत्र कहलाएगा। अब देखिए, अरस्तु ने प्रजातंत्र को भीड़ तंत्र के रूप में व्यक्त किया और अरस्तु का मानना है कि कोई भी शासन प्रणाली स्थिर नहीं है, बल्कि एक प्रणाली की शासन प्रणाली दूसरे प्रकार की शासन प्रणाली में बदलती रहती है। इसे अरस्तु के शासन प्रणाली को चक्राकार शासन प्रणाली कहते हैं। अरस्तु का मानना है कि शासन सत्ता न कि अमीरों के हाथ में है और न ही गरीबों के हाथ में। यदि अमीर के हाथ में होगी तो वह अत्याचारी होंगे और गरीबों के हाथ में होगी तो वो भ्रष्ट होंगे। इसलिए शासन सत्ता ऐसे व्यक्तियों के हाथ में हो जो न अत्यधिक अमीर हो और न अत्यधिक गरीब हो। अरस्तु ने उसे मध्यम वर्ग तंत्र को पोलिटी या संवैधानिक तंत्र कहा। अरस्तु ने मध्यम तंत्र को पोलिटी या संवैधानिक तंत्र कहा। अरस्तु ने स्वर्णीय मध्यमान का सिद्धांत या फिर गोल्डन मीन कहा। अरस्तु ने स्वर्णीय मध्यमान का सिद्धांत या फिर गोल्डन मीन कहा। अरस्तु का क्रांति पर क्या विचार है, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। अरस्तु ने क्रांति के बारे में क्या। आज क्रांति का शाब्दिक अर्थ है आमूल चूक परिवर्तन, अर्थात एक प्रकार की व्यवस्था जब पूर्णतः दूसरे प्रकार की व्यवस्था में बदल जाती है तो उसे क्रांति कहते हैं। क्रांति आधुनिक काल की देन है। इंग्लैंड की 1649 की खूनी क्रांति विश्व की पहली क्रांति मानी जाती है। इंग्लैंड की 1649 की खूनी क्रांति विश्व की पहली क्रांति मानी जाती है। अरस्तु के समय इस प्रकार की क्रांति का बोलबाला नहीं था। आज हम अरस्तु की क्रांति को परंपरागत रूप से देखते हैं। अरस्तु ने क्रांति का अर्थ परिवर्तन के रूप में देखा है। यहाँ तक कि चुनाव के बाद सरकार की बदल जाने को भी अरस्तु ने क्रांति की संज्ञा दिया है।
अरस्तू का प्रसिद्ध कथन है, राज्य या शासन सत्ता या संविधान में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रांति है। राज्य या शासन सत्ता या संविधान में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रांति है, अरस्तू ने कहा। अरस्तू के समय एथेंस में सरकार के अस्थायित्व को लेकर बड़ी चिंता व्याप्त थी। सरकारें अक्सर बनती बिगड़ती रहती थी, अतः अरस्तू ने सरकारों के गिरने का कारण ढूंढा और कहा कि प्रत्येक प्रकार की शासन प्रणाली में क्रांति के अलग अलग कारण हैं, लेकिन कुछ ऐसे सामान्य कारण हैं जो सभी प्रकार के शासन व्यवस्था में पाया जाता है। अतः अरस्तू ने क्रांति के निम्न कारण बताए हैं। विषमता और अन्याय, यानी कि अरस्तू का प्रसिद्ध कथन भी है, इसके पहले हम लोग कवर किया था कि विषमता क्रांति की जननी है। सेकंड बताया उन्होंने, शासक का उद्दंड व अत्याचारी होना से जो है क्रांति हो सकती है। शासक का भ्रष्टाचारी होना, फिर शक्ति का दुरुपयोग करना, विजातीय तत्व का होना, अर्थात किसी राज्य में विदेशियों की संख्या पर्याप्त जब हो जाएगी तो वहाँ पे क्रांति निश्चित है। नेक्स्ट बोलते हैं कि शासन की अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना, और नेक्स्ट बोलते हैं कि निर्वाचन में बेईमानी होना। अरस्तू के अनुसार क्रांति के जो कारण है, यदि उसका निवारण कर दिया जाए तो राज्य में क्रांति की संभावना कम हो जाएगी और राज्य में स्थिरता और स्थायित्व का वातावरण बनेगा। अरस्तू ने आदर्श राज्य के क्या तत्व बताए, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। प्लेटो के उपादर्श राज्य या फिर मिश्रित राज्य के समकक्ष है अरस्तू का आदर्श राज्य। प्लेटो के उपादर्श राज्य जो था या फिर मिश्रित राज्य जो था, उसी के समान अरस्तू का आदर्श राज्य माना जाता है, अर्थात ऐसा राज्य होगा जहां हर वर्ग के अलग अलग कार्य नहीं होंगे बल्कि सभी मिलजुल कर कार्य करेंगे। अरस्तू के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न है। उन्होंने बताया जनसंख्या, क्या बताया कि जनसंख्या कैसी होनी चाहिए। जनसंख्या, अरस्तू ने पर्याप्त जनसंख्या शब्द का प्रयोग किया है। अरस्तू ने पर्याप्त जनसंख्या शब्द का प्रयोग किया है। अरस्तू का कथन है कि राज्य की जनसंख्या इतनी कम ना हो कि अपनी सुरक्षा ना कर सके और जनसंख्या इतनी अधिक ना हो कि वह आत्मनिर्भर ना कर सके। अरस्तू ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 1 लाख होगी या फिर 10,000 नागरिक। याद रखना है आपको, नागरिक वही होंगे जो राज्य के कार्यों में भाग लेंगे। क्षेत्रफल के लिए उन्होंने क्या बताया, अरस्तू के अनुसार राज्य की सीमाएं स्थल मंडल और जल मंडल दोनों से लगी होनी चाहिए। यदि किसी राज्य के निकट समुद्र है तो समुद्र से 3 मील या 12 मील की दूरी तक उस राज्य का अपना भूक्षेत्र होना चाहिए, अर्थात व्यापार स्थल मार्ग व जल मार्ग दोनों से होना चाहिए। परिवार और निजी संपत्ति के बारे में बताया अरस्तू ने परिवार को राज्य की इकाई बताया और एक आदर्श परिवार ही आदर्श राज्य का निर्माण करता है। यहाँ अरस्तू का कथन है कि चारित्रिक श्रेष्ठता ही श्रेष्ठ राज्य का आधार है। चारित्रिक श्रेष्ठता ही श्रेष्ठ राज्य का आधार है। अरस्तू ने निजी संपत्ति को व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक माना। शिक्षा के बारे में बताया उन्होंने कि अरस्तू भी प्लेटो की भांति सरकारी शिक्षा को अधिक महत्व देता है। नागरिकता पर क्या विचार दिया, अरस्तू केवल उन्हीं को नागरिक मानते हैं जो राजकीय एवं न्यायिक कार्यों में भाग लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि संविधान का वर्गीकरण एवं क्रांति पर भी उन्होंने विचार दिया था। अरस्तू की विचारधारा के विरोध में एपिक्यूरियन और स्टोइकवाद की विचारधारा आई थी। व्यक्ति को महत्व राज्य कृत्रिम है, अधिक व्यक्तियों का अधिकतम सुख, राज्य का आधार उपयोगिता है। यूनानी नगर का अंतिम विचारक था अरस्तू। ठीक है, यूनानी नगर का अंतिम विचारक कौन था, अरस्तू था। जब अरस्तू की मृत्यु होती है तो यूनान में अंतर्कलह शुरू हो जाता है, फलतः कमजोर पड़ने लगा राज्य। इसी समय रोम ने आक्रमण किया और अंतर्कलह से आर्थिक सामाजिक स्थिति से कमजोर पड़ गया यूनान और रोम में यूनान का अधिकार कर लिया गया। रोम ने यूनान में अधिकार कर लिया। ठीक, तो रोमन साम्राज्य, यहाँ से अब रोमन साम्राज्य स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, रोमन साम्राज्य के बारे में जानेंगे। बस अरस्तू के विचार यहीं तक कवर हुए। अगर फ्रेंड आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा कि आपके लिए कितना ये यूजफुल है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगेगा आपको, बस आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको वीडियो वो स्वतः मिलने लगेगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगर मेरा कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो बस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।